हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने छायावाद के बारे में अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम प्रगतिवादी काव्यधारा है, प्रगतिवादी युग है, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जो पीछे हमने अध्ययन किया है उन अलग अलग कालों को जो विभाजित करने का जो कारण रहा है कि कौन से ऐसे कारण हुए कि जो इनकी एक समय सीमा है वो निर्धारित करनी पड़ी, समय सीमा है वो जो एक फिक्स करनी पड़ी। तो हम बात करते हैं जैसे आदिकाल की। तो हमारे आदिकाल था, उस आदिकाल में क्या था? काल था वो एक शुरुआती काल था, और उस आदिकाल के अंदर जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य के अंदर क्या है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की हमारी को एक व्यवस्था नजर नहीं आती है। यानी उसका जो साहित्य वो एक अस्त व्यस्त था, मान लिया वर्णानुक्रम था। यानी उसमें काल विभाजन का हमारे को कहीं देखने को नहीं मिलता है। यानी वर्णों के हिसाब से कवियों को सेट कर दिया, चाहे वो कवि किसी भी पीरियड में हुआ हो तो उसको उसने पहले वाले को बाद में रख दिया, बाद में वाले को पहले रख दिया। यानी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी, एक अस्त व्यस्त था। फिर आदि काल से हम आगे आते हैं तो हमारा भक्ति काल आता है, और भक्ति काल के अंदर जो एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो चारों ओर से घिरी हुई जनता थी उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, वो एक भक्ति की ओर बढ़ी और उन्होंने एक भक्ति का मार्ग अपनाया और भक्ति से संबंधित साहित्य रचा। तो वो काल का विभाजन अलग अलग जो परिस्थितियां पैदा हुई उसके हिसाब से किया गया। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारा रीतिकाल आता है। रीतिकाल में किस प्रकार का साहित्य हमारे को देखने को मिला कि रीतिकाल के अंदर जो उनकी जो मानसिकता थी वो एक राजा महाराजाओं तक सीमित कर रह गई थी। यानी ओनली फॉर वो राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजाओं को ही प्रशंसा करते थे, राजा महाराजाओं से संबंधित साहित्य ही लिखा करते थे। फिर हमारा आया आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अलग अलग पार्ट किए गए। तो हमने देखा कि भक्ति काल में जो जागृति आई वो आगे हमारा आधुनिक काल के अंदर जो पहला कालक्रम है वो है भारतेंदु युग, और उस भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा गया। यानी पुनः जागृति आई, जो भक्ति काल में जो जागरण काल था, जो भक्ति काल में जागृति आई थी, उस जागृति का पुनः उदय हुआ हमारे भारतेंदु युग है। और दूसरी बात, भारतेंदु युग में जो साहित्य लिखा गया तो हमारे गद्य और पद्य होते, तो पद्य की भाषा है वो ब्रज रखी और गद्य है वो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। फिर हम भारतेंदु युग से आगे चलते हैं तो हमारा द्विवेदी युग आता है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। उस महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग पर जो द्विवेदी युग रखा गया, उस द्विवेदी युग में क्या था? उस द्विवेदी युग में जो भारतेंदु युग में जो जागृति आई थी उस जागृति में सुधार हुआ, और सुधार हुआ तो इसके अंदर गद्य और पद्य दोनों की भाषा ही खड़ी बोली काम में लेने लगे। अब इसके बाद में हमारा आगे का जो कालक्रम है वो हमारा आया छायावाद। और छायावाद के अंदर क्या था? छायावाद के अंदर जो साहित्य लिखा गया वो कल्पना प्रधान साहित्य था, यानी कल्पना का समावेश उसके अंदर ज्यादा था। और आज हम जो देखेंगे वो हमारा है प्रगतिवादी युग। अब प्रगतिवादी युग है जो छायावाद से अलग क्यों हुआ? इसके अंदर क्या हुआ कि प्रगतिवादी युग है जो हमारे राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर जो मार्क्स था, कार्ल मार्क्स के, उस कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा दी वही विचारधारा हमारे हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिवादी युग के नाम से जानी जाती है। यानी साम्यवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद ये सारे एक ही है। तो इसके अंदर क्या था? वो साहित्य लिखा गया जो निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग जो जनता थी, नीचे तबके की जो जनता थी, उसको ध्यान में रखकर साहित्य लिखा गया। तो आपको जो सारा जो कालक्रम था आदिकाल से लेकर हमारा जो प्रगतिवादी तक, ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार इसका विभाजन किया है। अलग अलग कालों में इसको विभाजित करने का हमारा जो मेन जो टारगेट या मेन उद्देश्य क्या रहा है, तो जो अलग अलग परिस्थितियां पैदा हुई उसके कारण इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए हम शुरुआत करते प्रगतिवादी युग की। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि वीडियो है प्रत्येक दिन 5:15 बजे शाम को वीडियो अपलोड हो जाती है, और कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस पे संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स हम करेंगे, जो अकेले फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जिनके हिंदी भाषा है, चाहे वो सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, कॉलेज लेक्चर कोई भी हो, उसके अंदर ये जो पार्ट लगता है तो वो उसके लिए महत्वपूर्ण है।
वीडियो में किसी भी प्रकार को आपको कंफ्यूजन डाउट लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अब देखिए प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग है, उसकी समय सीमा 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी गई है। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद, यानी मार्क्स ने जो विचारधारा दी वही साम्यवाद कहलाती है। साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। साम्यवाद, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद अलग अलग क्षेत्रों में होने के कारण इनके अलग अलग नाम दिए गए। राजनीति में था मार्क्स ने दिया तो मार्क्सवाद हो गया, राजनीति में था तो साम्यवाद हो गया, और हमारा हिंदी साहित्य में था तो प्रगतिवाद हो गया। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को ही प्रगतिवाद का भी आदि प्रवर्तक माना जाता है। यानी आदि प्रवर्तक जो हमारा प्रगतिवाद है, इस प्रगतिवाद की जो शुरुआत करने वाले थे आदि प्रवर्तक, यानी विचारधारा हमारे अंदर आई कैसे, तो उसको जन्म देने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कुछ भी चीजें होती है वो कहीं से लेकर हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी शुरुआत हम करते हैं। जैसे कोई साहित्य लिख रहा है, कोई जैसे उपन्यास लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है, तो वो प्रकृति से कहीं से देखकर कुछ जो विचार उसके अंदर खुद से पैदा होते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन करता है और वही एक साहित्य की रचना होती है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे का पूरा अंदर से उससे निकल रहा है। यानी जो बाहर की चीजें उनसे साथ में जो अंदर से निकली गई जो विचार है उनको जोड़कर एक नई चीज का सर्जन होता है। परंतु हिंदी प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र माने जाते हैं। ये लाइन मोस्ट है। यानी हमारा जो प्रगतिवाद है उसका आदि जो प्रवर्तक माने तो वो तो कार्ल मार्क्स है। यानी जो विचार आए हमारे वो विचारधारा तो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। परंतु हमारे प्रगतिवादी युग है उसके जो प्रतिनिधि कवि की बात करें तो वो हमारे नागार्जुन माने जाते हैं, जिसका मुख्य नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी के अनुसार प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम माना जाता है। यानी आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने कहा है कि प्रगतिवाद है वो उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम माना जाता है। सामान्यतः मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, कृषक वर्ग को ध्यान में रखकर जो साहित्य लिखा गया उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। यानी जो मजदूर वर्ग है, यानी मजदूरी करने वाला वर्ग है, दलित वर्ग है जो SC ST, और कृषक वर्ग है जो खेती करने वाला, इनके साथ में जो अत्याचार हो रहे थे, इनके साथ में जो अत्याचार हो रहे थे, इनके साथ में जो गलत व्यवहार हो रहा था, उनको ध्यान में रखकर इनको सामने लाया जाए कि भाई जनता को जो विचार है, जनता के साथ में जो हो रहा है वो सरकार की नजरों में लाया जाए, सभी को पता चले। जिस प्रकार आजकल सोशल मीडिया है, तो वो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि कोई भी बात है जो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, आज किसी भी प्रकार की गलत भी हो रहा है सोशल मीडिया का और अच्छा भी हो रहा है। गलत ये हो रहा है कि जैसे मान लिया किसी के साथ में जो प्राइवेट चीजें होती है वो भी शेयर कर देते हैं, तो वो एक गलत है। ज्यादा इसका यूज करते हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं। जैसे मोबाइल का यूज हम जैसे पढ़ने के लिए करें तो अच्छा है, कोई वो दिन भर रील देखने में, वीडियो देखने में गमा देते, तो इसका नुकसान और फायदा दोनों में। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो साहित्य के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं, तो साहित्य के जरिए साहित्य लिखकर जो सरकार की जो नीतियां थी, सरकार की जो गलत विचारधारा थी वो और जो अच्छी विचारधारा, तो सभी का जो पर्दाफाश किया गया जनता के सामने, और जनता की जो विचार थे, जनता के जो दुख दर्द थे, तो जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते थे, किसी दूसरे को जो कोई संस्था होती थी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उन्होंने साहित्य के जरिए जनता के जो विचार थे, जनता के जो दुख दर्द थे उनको सामने लाने की कोशिश की। तो ये जो पूरा साहित्य है प्रगतिवादी साहित्य, वो प्रगति साहित्य इनके चारों ओर घूमता है, इनके चारों ओर इर्द गिर्द रहता है। मजदूर वर्ग है, दलित वर्ग है और कृषक वर्ग है। कुछ इतिहासकार इसे सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी पुकारते हैं। यानी कुछ इतिहासकार है इसको सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी पुकारते। सामाजिक यथार्थवाद का मतलब हकीकत, यानी समाज की हकीकत क्या है, यानी समाज में जो हो रहा है वो चीजें सामने लेके आना। यानी
छायावाद में क्या था, एक कल्पना थी। यहाँ पर कल्पना नहीं है, यहाँ पर यथार्थ यानी हकीकत है। जो चीजें वास्तव में थी उन वास्तव की चीजों को सामने लाना। सन 1938 ईस्वी में संपादित पंत जी का रूपाभ पत्र मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र माना जाता है। यानी 1938 में, यानी मोस्ट है पत्र 1938 है, उस 1938 में पंत जी, सुमित्रानंदन पंत, उनके द्वारा जो रूपाम पत्र है वो जो क्या है, मेन प्रगतिशील विचारधारा का पत्र माना जाता है। यानी उसके अंदर जो रूपाम पत्र था उसके अंदर जो प्रगतिशील विचारधारा है, उसके जो साहित्य है, उसके जो लेख है वो उसके अंदर छपने लगे। तो मेन मुख्य है वो ये पत्र है रूपाम। समझ में आ गया? तो अब आप प्रगतिवादी जो काव्य धारा है उसके बारे में अच्छे से समझ गए कि प्रगतिवादी काव्य धारा क्या थी। यानी प्रगतिवादी काव्य धारा है, आपको मोटा मोटी ये याद रखना है कि एक जो दबे कुचले लोग थे, जो मजदूर वर्ग थे, दलित वर्ग थे, कृषक वर्ग थे, उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सरकार के सामने लाना, जनता के सामने लाना, इनका मेन उद्देश्य। और सारा साहित्य वो इसी तरह का लिखा गया। आगे प्रयोगवाद का वो अलग आगे आएगा, उसमें अलग तरह का साहित्य लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ जो काल विभाजन हमने इसके अंदर सारा देख लिया है कि आदिकाल से लेकर प्रगतिवाद तक जो अलग अलग काल का विभाजन किया गया वो क्यों किया गया, यानी उसमें अलग अलग जो परिस्थितियां पैदा हुई उसी के कारण अलग अलग किया गया। अब प्रगतिशील आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास, यानी ये प्रगतिशील जो आंदोलन है वो कैसे शुरुआत हुई, यानी इसके अंदर हमने, इस क्लास के अंदर हमने देखा कि जो प्रगतिवादी काव्य उसकी कौन कौन सी जो विशेषताएं जिस पर ये लिखा गया था, कौन कौन सी जो परिस्थितियां थी। आगे कि ये जो अब शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या जो कारण रहे, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनका इन महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।